बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस टॉपिक में हम सेल्स टैक्स को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान सेल्स टैक्स का निज़ाम है, ये सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत चलाया जा रहा है। जैसे आपने पढ़ा है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत चलाया जा रहा है। सेल्स टैक्स का निज़ाम पाकिस्तान में सेल्स टैक्स एक्ट के तहत चलाया जा रहा है। एक्ट और ऑर्डिनेंस का डिफरेंस आप पहले से जानते हैं कि अगर कोई प्रेसिडेंट लॉ पास करे तो उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है, और अगर असेंबली प्रॉपरली पास करे, पहले पार्लियामेंट पास करेगी, असेंबली, उसके बाद फिर वो जाएगा सेनेट के अंदर, सेनेट के लोग पास करेंगे, देन प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करेंगे, तो फिर वो कहलाएगा एक्ट। पाकिस्तान में पहले अगर कोई सदर डायरेक्टली पास कर देता कोई कानून तो उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता था। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद, 18th अमेंडमेंट के बाद, ये राइट प्रेसिडेंट के पास से खत्म हो चुका है। अब वो डायरेक्टली ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते। अगर वो कर भी सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 120 डेज के लिए एक्सेप्टेबल होता है। फर्दर 120 डेज के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसको एक्ट बनाना जरूरी है। इसीलिए पाकिस्तान में अब कोई भी कानून ऑर्डिनेंस के नाम से आपको नजर नहीं आ रहा होता, वो एक्ट के नाम से होता है। जैसे कंपनीज एक्ट 2017 है। अब जो पाकिस्तान में सेल्स टैक्स का कानून है, इसके लिए तीन बेसिक चीजें। इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, यानी शॉर्टकट नेम, सेल्स टैक्स एक्ट 1990। कहाँ ये अप्लाई होता है, होल पाकिस्तान। हमने इनकम टैक्स में पढ़ा था कि इनकम टैक्स पूरे पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होता है। जैसे गिलगित बल्तिस्तान पे इनकम टैक्स अप्लाई नहीं होता है, लेकिन सेल्स टैक्स पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होता है। कमेंसमेंट कब से कमेंस हुआ, 1 नवंबर 1990 से पाकिस्तान में ये चल रहा है सेल्स टैक्स एक्ट। और सेल्स टैक्स की डेफिनेशन क्या है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द लेवी ऑफ अ टैक्स ऑन द सेल। किसी चीज की सेल पर टैक्स लगाना, किसी चीज की इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर, प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन ऑफ गुड्स पर। ये सारी चीजें लफ्ज ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं ताकि हर चीज कवर हो जाए, यानी इंपोर्ट पे भी हो जाए कवर, एक्सपोर्ट भी कवर हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग भी कवर हो जाए, प्रोडक्शन भी कवर हो जाए। तो ये रूल होता है लॉ बनाने का कि आपने ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करने हैं जो वसी मानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका स्कोप बहुत बड़ा होता है, ताकि हर चीज टैक्स की जा सके। टैक्सेस अंडर सेल्स टैक्स लॉ, कौन कौन से टैक्स अप्लाई होते हैं सेल्स टैक्स के अंदर। तो टैक्स का मतलब क्या है सेल्स टैक्स के अंदर, टैक्स का मतलब ये सब कुछ है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। एनी टैक्स जो आपने सेल्स टैक्स के नाम पे दिया, एनी एडिशनल टैक्स, इजाफी टैक्स जो आपने दिया सेल्स टैक्स के नाम पे, डिफॉल्ट सेल्स टैक्स, लेट फीस दी आपने किसी वजह से, कोई फाइन, और एनी अदर पेएबल इम्पोज अंडर दिस एक्ट, या कोई पेनल्टी आपके ऊपर खुदा ना खास्ता लग गई गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने रिटर्न सबमिट नहीं कराया इस वजह से। ठीक है। तो सेल्स टैक्स सिर्फ डेफिनेशन को नहीं कहते, जो सेल्स टैक्स हम 18% पे कर रहे होते हैं, सेल्स टैक्स में पेनल्टीज भी शामिल हैं, कोई और फर्दर टैक्सेस भी शामिल हैं। सेल्स टैक्स से मुतालिक कोई भी टैक्स होगा उसको उस टैक्स की डेफिनेशन में लिया जाएगा। नेक्स्ट, सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज अ टैक्स ऑन कंजम्पशन। ये हम थोड़ी देर के बाद पॉइंट नंबर 5 में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सेल्स टैक्स सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स पर लगाया जाता है। मूवेबल गुड्स से क्या मुराद है, जैसे कोई प्रोडक्ट्स हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हो। घरों पे कभी भी सेल्स टैक्स नहीं लगता है क्योंकि घर इमूवेबल है। इसी तरह जमीन पर नहीं लगता है। सारे के सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज पर सेल्स टैक्स लगता है सिर्फ और सिर्फ, सिवाय मनी, पैसा मूवेबल है। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे डॉलर खरीद रहे हैं पाकिस्तानी रुपी देकर, तो आपको आगे से जो है वो कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स नहीं चार्ज किया जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये पैसों पर चार्ज नहीं होता। इसी तरह शेयर्स पर भी कोई सेल्स टैक्स नहीं होता है 18% का, या क्योंकि वो शेयर्स को गुड्स नहीं मानते। और इसी तरह सिक्योरिटीज जैसे बैंक के आपने सर्टिफिकेट वगैरह लिए हुए हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है जो ऊपर मैंने छोड़ा था अभी थोड़ी देर के लिए, कि सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो पहले हम ये जरा क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है तो दूसरा कौन सा होता है। एक कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, एक कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपने पहले पढ़ा होगा। डायरेक्ट टैक्स वो होता है अ टैक्स इम्पोज एंड पेड ऑन सेम पर्सन। वो टैक्स
जो जिस शख्स पर इम्पोज किया जाएगा, जिस पर लगाया जाएगा, वही शख्स उसको भरेगा। जैसे पाकिस्तान में सैलरी का टैक्स 6 लाख से ज्यादा जिसकी इनकम है ईयरली, उसको टैक्स पे करना है। तो जो 6 लाख से कम वाले लोग हैं वो इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे। इसी तरह बैंक में पैसा रखने पे टैक्स कटता है 15% फिक्स टैक्स। तो जिन लोगों ने बैंक में पैसा नहीं रखा, क्या वो टैक्स भरेंगे? वो तो नहीं भरेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स वो है कि जिसके पास वो चीज होगी तो वही भरेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो हर कोई भर रहा होता है। मिसाल के तौर पे डेफिनेशन पढ़िए, अ टैक्स इम्पोज ऑन अदर पर्सन एंड पेड बाय अनदर पर्सन, कि ये टैक्स लगता किसी और पे है और भरता ऐसे कोई और है। जैसे मिसाल के तौर पे वो मैंने आपको क्लास में मिसाल बताई थी कि आमिर खान का एक गाना है पूजा भाट के साथ, जिसमें वो गाना गा रहे होते हैं कि मैं प्यार हूँ किसी और का, मुझे चाहता कोई और है। तो इनडायरेक्ट टैक्स से सेल्स टैक्स भी, कि सेल्स टैक्स लगता किसी और पे है और भरता कोई और है। मिसाल के तौर पे 18% सेल्स टैक्स गवर्नमेंट ने बोला था कि मैन्युफैक्चरर, तुमने जो ये बिस्किट्स बनाए हैं इस पर तुम्हें 18% टैक्स पे करना है। लेकिन मैन्युफैक्चरर बड़े चालाक थे। उन्होंने कहा कि हम ये 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 18 रुपए सेल्स टैक्स हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, लेकिन ये 18 रुपए जब हम होलसेलर को बेचेंगे तो उससे अलग से ले लेंगे, बोलेंगे भाई ये सेल टैक्स के पैसे। होलसेलर ने रिटेलर से 18 रुपीज अलग से ले लिए, कस्टमर ने पे किए रिटेलर को 18 रुपीज एक्स्ट्रा। तो ये शिफ्ट हो गया लोड। पे करना था मैन्युफैक्चरर को, अल्टीमेटली पे कर रहा है कंज्यूमर। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, के लगता किसी और पे है, भरता कोई और है। इसकी एक और मिसाल इंपोर्ट ड्यूटी है। जब कोई आप मोबाइल या कोई लैपटॉप परचेज करते हैं जिसपे इंपोर्ट ड्यूटी पे की गई है, तो वो शुरू में तो इंपोर्टर ने पे कर दी होगी, लेकिन इंपोर्टर इतना नेक इंसान नहीं है कि वो खुद से बेयर कर रहा होगा सारी कॉस्ट। वो क्या करेगा, इस इंपोर्ट ड्यूटी के पैसों को ऐड कर देगा अपनी कॉस्ट में, और वो अल्टीमेटली होलसेलर से लेगा, होलसेलर रिटेलर, और वो आपसे एज अ कस्टमर चार्ज कर रहा होगा। तो ये सारे डायरेक्ट टैक्स की मिसाल हैं। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वही देगा। कैपिटल गेन टैक्स, जो शेयर्स वगैरह बेचेगा, घर बेचेगा, वही टैक्स देगा, जो नहीं बेच रहा वो नहीं देगा। डिविडेंड, जिसके पास शेयर्स है वही डिविडेंड पे टैक्स देगा। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह। ठीक है, तो हमें ये बात समझ आ गई कि इनडायरेक्ट टैक्स से ये मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे लोग तो पे कर रहे होते हैं इस टैक्स को, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो बर्डन है वो पास ऑन होता है कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, कंजम्पशन टैक्स। सेल्स टैक्स को कंजम्पशन टैक्स भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट की कंजम्पशन पर लगाया जाता है, और ये पेड बाय अल्टीमेट कस्टमर। गवर्नमेंट को भी ये बात पता है कि ये कस्टमर से ले रहे हैं मैन्युफैक्चरर वगैरह सारे के सारे, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि चलो भाई, ये जो बेचारा गरीब आदमी है ये इनकम टैक्स तो दे नहीं रहा, तो हमारे पास कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका, तो चलो सेल्स टैक्स के तौर पे हमें कुछ ना कुछ दे देगा। इस वक्त जो पाकिस्तान का बजट आया है 17.5 ट्रिलियन का, उसमें गवर्नमेंट ने जो टैक्स के हदफ रखे हैं वो तकरीबन 13 ट्रिलियन है। तो इस 13 ट्रिलियन में तकरीबन 35% सेल्स टैक्स है। यानी 1300 अरब रुपए जो गवर्नमेंट हासिल करेगी, उन 1300 अरब रुपयों में 35% जो है वो सेल्स टैक्स। नेक्स्ट आगे आते हैं, सेल्स टैक्स कितनी तरह का होता है? तो सेल्स टैक्स दो तरह का होता है। एक सेल्स टैक्स गुड्स पर होता है और एक सेल्स टैक्स सर्विसेज पर होता है। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है कि गुड्स के ऊपर जितना भी टैक्स होता है वो सारा का सारा फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है, वो सारे पैसे एफबीआर में जमा करवाए जाते हैं। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस पे टैक्स पे कर रहे हैं, बिस्किट पे पे कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट पे पे कर रहे हैं, वो गुड्स हैं, तो वो सारे 18% रेट चल रहा है इस वक्त, और वो सारा का सारा फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में। और सर्विसेज पे सेल्स टैक्स, जैसे सर्विसेज में मैरिज हॉल आप कहीं बुक करवा रहे हैं, या बैंकिंग सर्विसेज ले रहे हैं, या मोबाइल सर्विसेज, सिनेमा में कोई टिकट खरीद रहे हैं, यूनिवर्सिटी की फीस भर रहे हैं, तो इन सारी जगहों पे जो आपका सर्विसेज देने वाले इदारे हैं, किसी सैलून में आपने, अच्छे सैलून में आपने कोई काम करवाया वहां से, तो वो जो आपसे चार्जेस लेंगे। इसी तरह जैसे आपने सुजुकी के शोरूम से, सुजुकी के वर्कशॉप से आपने अपनी गाड़ी बनवाई, तो आपको सर्विस सेल्स टैक्स अलग से लगा के देते हैं, और इस वक्त सिंध के अंदर वो 15% चल रहा है। ये प्रोविंस का डोमेन है। ठीक है, प्रोविंस को गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि ये सारा टैक्स तुम लोग खुद रखो, और पंजाब गवर्नमेंट ने इसका रेट 15% रखा हुआ है, सिंध गवर्नमेंट ने भी 15% रखा हुआ है। लास्ट ईयर पाकिस्तान के बजट में 2023-24 के बजट में ये था 13%, और 24, और अब अभी भी 24 के बजट में इसको 15 कर दिया गया, और अभी भी इसको 15 ही रखा गया है।
तो सर्विसेज पे जितना भी सेल्स टैक्स जमा होता है वो सारा का सारा सिंध गवर्नमेंट जमा करती है पाकिस्तान में, और उस इदारे का नाम है सिंध रेवेन्यू बोर्ड। ठीक है, SRB के नाम से ये लिखा है। ठीक है, पंजाब के अंदर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के नाम से इदारा है, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी के नाम से। ठीक है, आगे रिपोर्टिंग पे, इसको रिपोर्ट कैसे करना है यानी सबमिट कैसे कराना है सेल्स टैक्स को, तो ये हमेशा ई फाइल करना है, ऑनलाइन फाइल करना है। जैसे आप लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स को आप IRIS पे जाके रिटर्न फाइल करते हैं, बिल्कुल उसी पोर्टल पे आपने जाना है और सेल्स टैक्स को फाइल करना है। टैक्स पीरियड, जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न हम जमा करवाते हैं साल में एक मरतबा, जुलाई 1 2024 से 30 जून 2025 तक का ये जो 12 महीने का पीरियड है, उसका रिटर्न आपने 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर, ये 3 महीने होंगे, आने वाले जो 3 महीने हैं 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक आपने ये जमा कराना है इनकम टैक्स रिटर्न। लेकिन सेल्स टैक्स का जो रिटर्न है ये हर महीने जमा करवाना पड़ता है, हर महीने। जैसे अभी महीना चल रहा है जून का, तो मई का 2025 का इस महीने जमा करवाना लाजमी है सेल्स टैक्स का रिटर्न। और इसकी जो डेट है वो हर महीने की 15 तारीख तक आपने जो आपकी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी बनी है वो गवर्नमेंट को पे करनी है, और इसका रिटर्न आपने 18 तक फाइल करना है। ठीक है, 18 तक फाइल करना है। अच्छा, किसी को आइडिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न क्यों कहते हैं, इसको रिटर्न क्यों कहते हैं, इनकम टैक्स रिकॉर्ड क्यों नहीं कहते, या सेल्स टैक्स रिकॉर्ड क्यों नहीं कहते? इसकी एक बड़ी वजह ये कि पहले जमाने में ये इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए कहलाता था कि पहले गवर्नमेंट अब घरों पे एक फॉर्म बेचती थी, पोस्ट के जरिए आता था, डाकिया लेकर आता था, उसमें सारे कॉलम होते थे, वो इंसान खुद से फिल करता था और गवर्नमेंट को ड्यू डेट से पहले पहले जमा करवा देता था। तो ये था रिटर्न फॉर्म। रिटर्न फॉर्म इसलिए कि आपने आपको गवर्नमेंट देगी और आप गवर्नमेंट को वो फिल करके रिटर्न करेंगे, तो ये पुराने जमाने में इसका नाम रिटर्न था। तो आज तक इसका नाम इनकम टैक्स रिटर्न ही रह गया या सेल्स टैक्स रिटर्न ही रह गया। असल में ये रिटर्न वैसे वो वाला रिटर्न था कि जिस फॉर्म को रिटर्न करना पड़ता था, अब तो ये ई फाइल हो गया है, इसके बावजूद इसको रिटर्न ही कहते हैं। कुछ चीज़ों के नाम ऐसे पड़ जाते हैं ना, जैसे हर जोड़ने वाली चीज़ को हम एल्फी कहते हैं और हर डाइपर को हम टेम्पर कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। आगे आते हैं कैटेगरीज ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न। सेल्स टैक्स रिटर्न की कैटेगरीज कितनी है नॉर्मली, अभी आपको मैंने बताया कि सेल्स टैक्स आपने हर महीने जमा कराना है तकरीबन सब लोगों को। ठीक है, लेकिन CNG स्टेशन को ये अलाउ है कि वो क्वार्टरली सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराएंगे, सेल्स टैक्स रिटर्न क्वार्टरली जमा कराएंगे CNG वाले सारे के सारे, क्योंकि CNG साल के 6 महीने तकरीबन बंद रहते हैं, सर्दियों के महीनों में गवर्नमेंट खुद बंद करवा देती है, तो उनको हर महीने नहीं भरना अपना रिटर्न। एनुअल रिटर्न, और इन्हें फिर एनुअल रिटर्न भी जमा कराना है। वो एनुअल रिटर्न जमा कराना मुश्किल नहीं होता, जो आपने 12 महीने का रिटर्न जमा करवाया हुआ है उसको एक साथ कंपाइल करके आपने रिपोर्ट करना होता है, सिर्फ और सिर्फ वो 30 सितंबर तक जमा कराना होता है। और फाइनल रिटर्न सिर्फ उन लोगों को जमा कराना है जो ये काम बंद कर रहे हैं और वो कहते हैं कि अब हम सेल टैक्स से डी रजिस्टर होने वाले हैं, तो उनको एक आखिरी रिटर्न जमा कराना है। तो कारोबार का आखिरी रिटर्न जो होता है वो फाइनल रिटर्न कहलाता है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था कि इनकम टैक्स के 4 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, कि किस बंदे पे लगेगा, टाइप्स ऑफ पर्सन, कब लगेगा यानी टैक्स ईयर क्या होगा, किस रेट पर लगेगा यानी टैक्स रेट क्या होंगे, और नंबर 4 किस इनकम पर लगेगा, टैक्सेबल इनकम। तो 4 चीजें थी। ठीक है, पर्सन किस बंदे पे लगेगा, टैक्स ईयर, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स रेट। इसी तरह सेल्स टैक्स में 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है, सप्लाई किसको बोलते हैं, टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है यानी जिन पर टैक्स लगेगा वो कौन सी चीजें होती हैं, और किस टाइम पर टैक्स लगना चाहिए, और टैक्सेबल एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। जो बंदा भी रजिस्टर्ड है उसको बोलेंगे सेल्स टैक्स का रजिस्टर्ड पर्सन। और ऐसा बंदा और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990, और गवर्नमेंट जिसको समझती है कि तुम्हें भी रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो रजिस्टर नहीं है तो उसको भी रजिस्टर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसलिए नहीं कि उसको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे,
इसलिए कि उसको रजिस्टर होना है, वरना उस पर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई काम कर रहे हैं, लकड़ी के फर्नीचर बना बना के बेच रहे हैं, जैसे हैबिट बेचते हैं, हैबिट वाले, या इंटरवुड फर्नीचर वाले बेचते हैं। आपका इस तरह का कोई कारोबार है तो आपको सेल्स टैक्स देना चाहिए था, लेकिन आप नहीं दे रहे गवर्नमेंट को, तो आप लाइबल टू रजिस्टर हैं, लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट आपको एज अ रजिस्टर्ड ही कंसिडर करेगी। लेकिन आप बेनिफिट्स के एंटाइटल नहीं होंगे, लेकिन पेनल्टीज जरूर होंगे। नेक्स्ट, सप्लाई किसको बोल सकते हैं? सप्लाई का मतलब वैसे तो होता है इकोनॉमिक्स के अंदर किसी चीज की मौजूदगी, कितना मौजूद है माल, लेकिन यहाँ सप्लाई का मतलब ये है कि सेल और ट्रांसफर ऑफ राइट, कि किसी चीज को बेच देना या उसके राइट्स किसी और को दे देना कि भाई अब तुम उसके मालिक बन गए, तो उसको कहते हैं सप्लाई। ठीक है, आप किसी को अपनी चीज ट्रांसफर किस तरह करते हैं, तो उसके ये 7 तरीके हैं। नंबर 1, सेल करके। नंबर 2, गिफ्ट करके, किसी और को मालिक बना दिया। सेल अंडर हायर परचेज, किस्तों पे कोई चीज बेच दी। प्राइवेट यूज, ठीक है, जैसे दुकान में माल पड़ा हुआ था, राशन वगैरह, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और उसके अलावा शैम्पू, तो ऑनर ने कहा मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ, तो ये अपने प्राइवेट यूज के लिए ले गया, ये भी सप्लाई है। बिजनेस यूज के लिए कोई चीज ले गए, या नॉन बिजनेस यूज, किसी इदारे को चैरिटी कर दी आपने, मिसाल के तौर पर चेयर्स ली और किसी इदारे में ये किसी स्कूल के अंदर आपने चैरिटी कर दी, या ऑक्शन में कोई चीज खरीदी। इन सब मौकों पर आपको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आप बोलें कि भाई मैं फकीर को ले रहा हूँ या किसी गरीब की मदद कर रहा हूँ, तो जो है वो मेरे ऊपर सेल टैक्स ना लगाया जाए, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कहती। गवर्नमेंट कहती है सेल टैक्स हर हाल में देना है। इन 7 चीजों के अलावा किसी तरीके से आप चीज दे रहे हैं तो भले सेल टैक्स ना लगे, लेकिन इन 7 के अलावा कोई बचा ही नहीं है कि जिस पर सेल टैक्स ना लगे, तो ये तो हर चीज को कवर कर रहा है। यहाँ तक कि आप ऑक्शन में कोई चीज ले रहे हैं तो उस पर भी टैक्स। ठीक है, सेल्स टैक्स से माफी नहीं है, हाँ, जब तक जिंदा है सेल टैक्स देते रहना पड़ेगा, अब तक के लॉ के मुताबिक। नेक्स्ट, टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? टैक्सेबल सप्लाई, जैसे टैक्सेबल इनकम किसको बोलते थे, कि जिस इनकम पर टैक्स लगेगा, तो टैक्सेबल सप्लाई वो है जिन चीजों के ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। हम पढ़ रहे हैं सिर्फ गुड्स वाला सेल्स टैक्स, ठीक है, सर्विसेज वाला हमारा डोमेन नहीं है। सेल्स टैक्स सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कि जो भी वो टैक्सेबल सप्लाई बेचेंगे तो वो उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे। लेकिन आगे लिखा हुआ है कुछ चीजें हैं जो एग्जाम्ड हैं। जो एग्जाम्ड चीजें हैं वो कहाँ लिखी हुई है? 6th शेड्यूल में। सेल्स टैक्स एक्ट अगर आप खोलेंगे तो उसमें एक लिस्ट बनी हुई है 6th शेड्यूल के नाम से। उस 6th शेड्यूल के अंदर जो चीजों के लिस्ट में नाम लिखे हुए हैं उन पे सेल्स टैक्स नहीं लगता, उन पे एग्जाम्ड है। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि कुछ चीजें हैं जो जीरो रेटेड सप्लाई है। जीरो रेटेड मतलब जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, सॉरी, जिनके ऊपर सेल्स टैक्स 0% लगता है। बात एक ही है, दोनों में सेल टैक्स नहीं लग रहा, एग्जाम्प्ट में भी नहीं लग रहा और जीरो रेटेड में भी सेल्स टैक्स नहीं लग रहा। जीरो रेटेड की लिस्ट 5th शेड्यूल में है और एग्जाम की 6th शेड्यूल में है। इन दोनों का फर्क थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। तो सेल्स टैक्स जो लगता है, ठीक है, हम यहाँ पे थे कि सेल टैक्स किन चीजों पे लगता है। तो पहले हम ना ये पढ़ लेते हैं कि 6th शेड्यूल में जो एग्जाम चीजें हैं जिनके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगता वो कौन कौन सी, इनके ऊपर कभी सेल टैक्स नहीं लगता, वो ये लिस्ट है। उनको कहते हैं एग्जाम सप्लाई। ऑन एग्जाम सप्लाईज नो सेल्स टैक्स हैज बीन चार्ज मेंशन इन 6th शेड्यूल। क्या क्या है? लाइव एनिमल्स एंड पोल्ट्री, जानवरों के खरीदो फरोख्त पे कोई सेल टैक्स नहीं है। इसीलिए आप देखें बहुत सारे लोग कैटल फार्मिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये जो जो बिजनेस ऐसे होते हैं ना जिसमें आप कैश में डील कर रहे होते हैं, वो बहुत जबरदस्त सोर्स होता है ब्लैक मनी को वाइट करने का। आप खुदा ना खास्ता कहीं से किसी ने ब्लैक मनी हासिल की और ढेर सारा पैसा हासिल किया और उसने कैटल फार्म खोल लिया, जानवर भले 2 बेचे, गवर्नमेंट को ये शो कर देंगे इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त कि हमने जो है ना वो 40 जानवर बेचे, वो सारा जो ब्लैक मनी था वो यहाँ शो कर दिया। ब्लैक मनी जरूरी नहीं है कि आप करप्शन के जरिए खुदा ना खास्ता हासिल कर रहे हैं। ब्लैक मनी 2 तरह की होती है। एक ब्लैक मनी वो होती है जो बहुत ही एक्सट्रीम केस है, जैसे रिश्वत लेके, करप्शन करके, अगवा बराए तावान करके पैसा हासिल किया। और दूसरी वो होती है कि
ब्लैक मनी ऐसे हो गई कि वो वाइट थी, बिजनेस बिल्कुल हलाल किया था, लेकिन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स में कम टैक्स जमा कराया, तो वो पैसा भी आपने गवर्नमेंट को पूरा टैक्स ना देने की वजह से शो नहीं किया, तो वो भी ब्लैक मनी तो कहलाएगी। ठीक है। तो जितने जैसे किसी ने टेरर फाइनेंसिंग की, टेररिज्म की, या ड्रग्स के जरिए पैसा हासिल किया, तो वो लोग अक्सर ये करते हैं कि कैटल फार्मिंग या इस तरह का कारोबार ढूंढते हैं जो कैश में होता है, तो सारा का सारा पैसा कहते हैं कि हमने यहाँ से कमाया। ठीक है ना। तो लाइव एनिमल्स एंड पोल्ट्री, इसीलिए आप देखें अक्सर लोगों ने कैटल फार्म खोले हुए थे बकरा ईद पे। नेक्स्ट, मीट ऑफ बोविन एनिमल। ठीक है। एनिमल्स के मीट पर भी कोई टैक्स नहीं है, चाहे वो जानवर कोई भी हो, हलाल हमारे पाकिस्तान के हिसाब से। फिश पे कोई सेल टैक्स नहीं है। एग, लिवर, प्लांट, लाइव प्लांट्स, सब्जियां, पल्सेस, दालें, एडिबल फ्रूट्स, दोज बॉटल और कैन, एक्सक्लूडिंग दोज बॉटल और कैन। जैसे फ्रूट्स हैं लेकिन कोई पैक में मिल रहे हैं, जैसे वो अनानास, पाइन एप्पल जो है वो उस तरह मिलता है पैक के अंदर, तो जो कैन के अंदर या पैक करके मिल रहे हैं उनके ऊपर तो सेल टैक्स होता है, लेकिन जो खुले फ्रूट्स मिल रहे हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। रेड चिलीज, मसाले, दोज विल नॉट इंक्लूडेड सेल इन पैक। जैसे शान मसाला इसमें शामिल नहीं है, खुले मसाले कोई टैक्स नहीं है। शुगर कैन कोई टैक्स नहीं है। फ्रेश जूसेस, फ्रेश जूस पे कोई टैक्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर, किसी दुकान से आप पी लें। ठीक है। लेकिन बॉटल में या कैन में मिल रहा है तो उसके ऊपर टैक्स होगा, क्योंकि वो पैकेजिंग में मिल रहा है। आइस वाटर, ठीक है। इसी तरह अगर पानी है, मिनरल वाटर कोई बेच रहा है, ब्रांड बना नेम में बेच रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स है। लेकिन अगर इलाके के अंदर आपने देखा होगा अक्सर जगहों पे लोग नॉर्मल फिल्टर वाटर की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड नेम नहीं है। इसी तरह ईंटों पर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पर। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर वाला पॉइंट अभी यहाँ से हट जाएगा शायद, ये मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको फिलहाल रहने दें कि सॉफ्टवेयर पे पहले तो नहीं था सेल्स टैक्स, लेकिन इस बजट में शायद इसको एग्जाम से हटा दिया है। नेक्स्ट, सेल्स टैक्स मेड बाय कॉटेज इंडस्ट्री, सेल्स मेड बाय कॉटेज इंडस्ट्री आर आल्सो एग्जाम। कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है जिसमें 10 से कम लोग काम करते हैं और जिनके पास जो मीटर होता है दुकान का वो इंडस्ट्रियल नहीं होता, तो ऐसे लोगों को कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। और इनके ऊपर भी कोई भी चीज बेचेंगे तो कोई सेल्स टैक्स नहीं है। जैसे वो हाथ के जरिए, दस्तकारी के जरिए कोई चीज बेच रहे हैं या कोई छोटा सा कारखाना लगा के बैठे हैं। ठीक है। एग्जाम सप्लाईज वो हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं होता और ये 6 शेड्यूल में मौजूद है। नाउ हम पढ़ रहे हैं जीरो रेटेड। जीरो रेटेड पढ़ने से पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं पहले, थर्ड शेड्यूल, मेथड ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स लगाने के टोटल तो 5 मेथड हैं, लेकिन हम 2 पढ़ेंगे। ठीक है। यही 2 बहुत मशहूर हैं। पहला मेथड कहलाता है थर्ड शेड्यूल मेथड। थर्ड शेड्यूल मेथड क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक लिस्ट बनाई है जिसका लिस्ट का नाम है थर्ड शेड्यूल। उस लिस्ट में जिन चीजों के नाम आते हैं गवर्नमेंट ने बोला है उनके ऊपर हम 18% सेल टैक्स लेंगे। और वो सेल्स टैक्स हमेशा कौन पे करेगा? मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर। ठीक है। जैसे 100 रुपए की कोई चीज है, जैसे जूस उसके अंदर मौजूद है, तो जूस अगर कंपनी ने 100 रुपीज का बनाया तो उस जूस के ऊपर 18% सेल्स टैक्स मैन्युफैक्चरर पे कर देगा। बाद में वो होलसेलर से पहले ले ले, गवर्नमेंट कहती है अभी हमें जल्दी है, हमें दे दो, जिस महीने की सेल है हमें उसी महीने 18% दे दो, यानी उससे अगले महीने 15 तारीख से पहले पहले हमें सेल टैक्स के पैसे दे दो। तो मैन्युफैक्चरर को ये पे करना है, इसको कहते हैं थर्ड शेड्यूल मेथड। जो जो चीजें थर्ड शेड्यूल मेथड में हैं उनका सारा टैक्स कौन पे करेगा? फर्स्ट, मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर पे करेगा। 18% टैक्स रेट होगा। किस रेट पे करेगा? रिटेल प्राइस पे, जो भी इसकी रिटेल प्राइस डब्बे पे लिखी होगी उस पे करेगा। विच गुड्स आर टैक्स, कौन सी चीजों पे टैक्स किया जाएगा? थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल आपको मैंने बताया लिस्ट है। और उन चीजों के ऊपर जरूरी है कि लीजिबली साफ साफ लिखा हुआ हो कि ये कितनी रकम बन रही है। प्रोमिनेंटली ऐसा नहीं कोने कोने पे लिखा हुआ हो, बिल्कुल वाजे लिखा हुआ हो कि लोगों को नजर आ जाए कि भाई इसकी प्राइस ये है। एंड इनडेलिबली प्रिंटेड, जो मिट भी ना सके ऐसा लिखा हुआ हो। और ये सारा काम करवाना किसकी जिम्मेदारी? मैन्युफैक्चरर की, डब्बे पे लिखना। ठीक है। ये कहलाती हैं थर्ड शेड्यूल गुड्स। और थर्ड शेड्यूल गुड्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं? फ्रूट जूसेस एंड वेजिटेबल जूसेस इन पैक्ट, जो पैक कैन में होते हैं। जैसे अगर आप पाकोला या किसी ऑलपर्स वगैरह का कोई जूस या कोई दूध का डब्बा देखें तो उसके ऊपर प्राइस क्लियरली लिखी होती है, आरपी प्लस एसटी। आरपी मतलब रिटेल प्राइस प्लस सेल्स टैक्स, और आगे लिखा होता है मार्केट प्राइस। तो अगर आरपी इसकी रिटेल प्राइस 100 रुपीज है तो 18% उसका सेल्स टैक्स मिला के ये बन जाएगा 118। डिटर्जेंट्स जितने सर्फ हैं वो इस तरह बिकेंगे सारे के सारे। टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम,
परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स, आइसक्रीम, टी, एरिएटेड वाटर एंड बेवरेजेस, सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक्स आ गई हैं। सिरप्स एंड स्कॉशेस, जैसे एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, सिगरेट्स, टॉयलेट पेपर, शैम्पू, मिल्की ड्रिंक्स, पाउडर ड्रिंक्स, टिश्यू पेपर, शू पॉलिश, स्पाइसेस सोल्ड इन रिटेल पैकिंग, जैसे शान और कौसर मसाले होते हैं, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑटो रिक्शा, हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गैस, पेंट्स, कलर, लुब्रिकेंट्स, ऑयल, फॉर्म, मैट्रेस, ठीक है, टाइल्स, ऑटो पार्ट्स, ये सारी की सारी चीजें जो यहाँ दी हुई हैं, इन सब का जो टैक्स है वो कौन पे करेगा? इनिशियली मैन्युफैक्चरर पे कर देगा, बाद में वो होलसेलर से लेगा, वो रिटेलर से लेगा, और फिर वो कस्टमर से लेगा। थर्ड शेड्यूल गुड्स का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कौन जमा कराता है सेल्स टैक्स का? ओनली मैन्युफैक्चरर, ठीक है। होलसेलर वगैरह को ये रिकॉर्ड सेल टैक्स में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। जो लोग इन चीजों का कारोबार करते हैं एज ए होलसेलर, रिटेलर, उनको सेल टैक्स में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब ये थोड़ा गौर से देखिएगा, मैं एक्सेल खोल लेता हूँ। अब इस क्वेश्चन में लिखा है एक्स फैक्ट्री प्राइस 250, रिटेल प्राइस 400, फाइंड द सेल टैक्स ऑन दिस टूथपेस्ट। एक टूथपेस्ट कंपनी बोलती है हम 400 रुपए का रिटेल प्राइस दे रहे हैं। रिटेल प्राइस हमेशा मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है थर्ड शेड्यूल केस में, ठीक है। इसने बोला है कि मैं 400 रुपए की मैन्युफैक्चरर को बेचना चाहता हूँ। एक्स फैक्ट्री प्राइस 250, जब फैक्ट्री से तैयार होकर ये बाहर जा रही थी तो होलसेलर को इसने फॉर एग्जांपल 250 का बेचा होगा। फिर आगे रिटेलर ने अपना होलसेलर ने अपना प्रॉफिट रख के रिटेलर को बेचा होगा फॉर एग्जांपल 350 में, तो रिटेलर आगे कस्टमर को 400 में देगा। तो सेल्स टैक्स हमेशा थर्ड शेड्यूल गुड्स में रिटेल प्राइस पे निकलता है। तो ऊपर हमने ये पढ़ा भी था कि जो भी रिटेल प्राइस होगी उसके ऊपर ये 18% रेट लगेगा। तो हमारे डेटा के हिसाब से 400 रुपए की रिटेल प्राइस है, एक्स फैक्ट्री प्राइस इज नॉट कंसर्न, तो 400 का आप 18% निकाल लीजिए, 400 का 18%, ये आ गया 72 रुपीज। तो प्रोडक्ट कितने की मिल रही होगी? 472, ठीक है। इसको बोलेंगे आरपी, रिटेल प्राइस, और ये कहलाएगा एसटी, सेल्स टैक्स, और ये कहलाएगा मार्केट प्राइस इन रुपीस, या आर एस करके लिखा हुआ होता है। आप अपने घर पे डिटर्जेंट वगैरह या शैम्पू वगैरह कुछ भी हो तो उस पर देख लीजिएगा, आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है एक्स फैक्ट्री प्राइस 5000 पर केजी, एक प्रोडक्ट 5000 केजी की मिल रही है और रिटेल प्राइस उसकी 8000 रुपये फैक्ट्री ने मुकर्रर की है। अब बताइए 300 केजी अगर बेचा तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स जमा कराना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को? अब आपको पता है कि ये 8000, 18% इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, और ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। रिटेल प्राइस कितनी है? 1 किलो की 8000, और उसके ऊपर ये सेल्स टैक्स लग रहा है, सेल्स टैक्स लग रहा है 18%। तो 1 किलो पर 1440 रुपये गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, और इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? 9440 कस्टमर को मिल रहा होगा सेल्स टैक्स अदा करने के बाद। अब यहाँ हमारी सवाल की रिक्वायर्ड थोड़ी सी मुख्तलिफ है। कह रहा है कि फाइन सेल्स टैक्स की लाइबिलिटी बताएं अगर उसने 300 किलो बेचा। अब 1 किलो पे टैक्स बन रहा है 1440, तो सेल्स टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन जाएगी? 1 किलो पे 1440 है, और अगर आपने बेचे हैं फॉर एग्जाम्पल 300 केजी, तो ये कितने पैसे हो जाएंगे? 4,32,000, ठीक है बेटा। दोबारा हमारे सवाल की तरफ आते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि थर्ड शेड्यूल गुड्स में जितनी भी चीजें होंगी उनका टैक्स सारा कौन पे करेगा? अपने पास लिखते जाए, सब समरी बनाए। थर्ड शेड्यूल गुड्स में जितनी चीजें होंगी उन सब का टैक्स कौन पे करेगा? रिटेलर। कितना पे करेगा? सॉरी, कौन पे करेगा? मैन्युफैक्चरर। और किस रेट पे करेगा? इस वक्त के 18% के हिसाब से।
और फिर हमने एक पढ़ा था एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट वो हैं जिनके ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, जो 6 शेड्यूल में मौजूद हैं। और जीरो रेटेड वो है कि जिसके ऊपर 0% सेल्स टैक्स लगेगा। ये क्या मतलब है इसका? मिसाल के तौर पे अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर 18% सेल्स टैक्स है। अगर हायर कंपनी अपने एयर कंडीशन सेल करती है फॉर एग्जांपल किसी स्कूल को या किसी ऑफिस को, तो वो उससे 18% सेल्स टैक्स चार्ज करेगी, ठीक है। लेकिन अगर यही हायर वालों को ऑर्डर मिलता है एक्सपोर्ट जोन से, एक्सपोर्ट जोन पाकिस्तान में इलांडी की तरफ बना हुआ है, अगर उस तरफ कोई फैक्ट्री खुली हुई है तो उनको गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दिया हुआ है कि आप भले एक्सपोर्ट प्रमोट कर रहे हो, मुल्क में डॉलर लेकर आ रहे हो, लिहाजा आप लोगों को रिलैक्स है कि आप लोग भले सेल टैक्स ना दो। तो ओरिएंट हायर वालों को कहा जाएगा कि अगर तुम एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन की कंपनीज को बेचोगे जो एक्सपोर्ट ज्यादा करती है, उनको जब तुम एसी बेचोगे तो उनसे तुम 18% सेल टैक्स चार्ज नहीं करोगे। तो उस प्रोडक्ट पे सेल्स टैक्स था तो सही, लेकिन गवर्नमेंट ने जबरदस्ती माफ करवा दिया, तो उसको बोलते हैं जीरो रेटेड, ठीक है। अपने पास डेफिनेशन लिखें। एग्जाम सप्लाईज आर दोज गुड्स, एग्जाम सप्लाईज आर दोज गुड्स ऑन विच नो सेल्स टैक्स इज चार्ज, ठीक है। अब लिखो जीरो रेटेड। जीरो रेटेड में लिखें, जीरो रेटेड आर दोज गुड्स ऑन विच सेल्स टैक्स इज अवेलेबल, जिनके ऊपर सेल्स टैक्स होता तो है, सेल्स टैक्स इज अवेलेबल की जगह लिख लें अप्लाई इम्पोज, बट बट ड्यू टू सेल टू एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, ड्यू टू सेल टू एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, ड्यू टू सेल टू एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन और एज ऑर्डर्ड बाय गवर्नमेंट, कॉमा ड्यूटी फ्री शॉप, सो नो सेल टैक्स इज चार्ज, ओके। सेल्स टैक्स था तो सही। इसी तरह कुर्सियां हैं, जैसे कुर्सियां अगर आप किसी नॉर्मल किसी इदारे को बेचेंगे तो 18% सेल टैक्स चार्ज करेगा बॉस वाला। लेकिन अगर वही कुर्सियां बॉस कंपनी अगर बना के सेल कर रही होगी एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन के अंदर या ड्यूटी फ्री शॉप के अंदर, तो उस सूरत में सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, उसको बोलते हैं जीरो रेटेड। और ये 5th शेड्यूल में लिस्ट मौजूद है, और ये लिस्ट आपके सामने है कि जिसको गवर्नमेंट खुद से बोल दे। जैसे मिसाल के तौर पे जब कोविड आया था ना, तो मार्क्स जो होते हैं ना, N95 मार्क्स जो था या इसके अलावा जो नॉर्मल मार्क्स होते हैं, उनके ऊपर सेल्स टैक्स होता है। लेकिन कोविड के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इमरजेंसी लग गई है मुल्क में, लिहाजा माफ करते हैं, इनके ऊपर सेल टैक्स नहीं होगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं जीरो रेटेड। दोनों का फर्क समझ आ गया? जीरो रेटेड पे टैक्स होता है लेकिन गवर्नमेंट माफ करवा देती है, एग्जाम पे होता ही नहीं है। नेक्स्ट, कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बता दिया कि वो एक 3rd शेड्यूल में और एक 5th शेड्यूल में शायद है, ठीक है। 5th ही था ना जीरो रेटेड का। नेक्स्ट, इनवॉइस बनानी लाजमी है जीरो रेटेड के ऊपर, और एग्जाम की इनवॉइस बनानी जरूरी नहीं। जैसे आप आलू ले रहे, कैटल मार्केट से जानवर ले रहे, उसकी इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जीरो रेटेड की इनवॉइस बनानी जरूरी है, क्योंकि इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया, तो उसमें एक फर्क यहाँ पे वादे करूंगा। पॉइंट नंबर 4 ये है, सेकंड लास्ट वाला, ये मैं थोड़ी देर के बाद अगले इसके यूनिट में एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। इसमें हमने कवर किया सेल्स टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, और 3rd शेड्यूल गुड्स को, एग्जाम गुड्स को, और जीरो रेटेड गुड्स को, ठीक है बेटा। सेकंड मेथड वैल्यू एडिशन मेथड जो है सेल्स टैक्स का, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।